Hi everyone. In this video we are explore how electron from NADH2 and FADH2 travel through the inner membrane of mitochondria and how oxygen play a crucial role and how the magic of ATP synthetase complex produce the energy currency of the cell, that is ATP. So if you are ready to understand the real powerhouse of the cellular respiration, let's dive right into the ETS cycle, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे ETS कहा जाता है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइनल इसमें ऑक्सीजन होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है। दिस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये ETS साइकिल जो है वो प्रेजेंट होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP करती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी, हेंस इट कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका होता है हाफ O2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम समरी की बात करें ETS साइकिल की, तो ETS साइकिल में जो इनडायरेक्ट एनर्जी बनी होती है, रिड्यूस इक्विवेलेंट जो होते हैं, जैसे 10 NADH2 होते हैं एंड 2 FADH2 होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होते हैं और इनकी अनलोडिंग होती है इनटू NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं और एंटर करते हैं क्रैब साइकिल एंड लिंक रिएक्शन में फिर से री एंटर करते हैं। और जब ये NADH2 FADH2 की अनलोडिंग होती है, ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन को एंड H पॉजिटिव आयन को। ये H पॉजिटिव आयन जब इंक्रीज हो जाते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होने की वजह से यहाँ पे ये ATP की फॉर्मेशन फिर करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है बाय हाफ O2 मॉलिक्यूल। तो जब हाफ O2 मॉलिक्यूल प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द टर्मिनल रिएक्शन। फाइनल जो रिएक्शन होती है या लास्ट में जो रिएक्शन देखने को मिलती है उसे टर्मिनल रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें ये वाटर जो है वो फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो ETS साइकिल में 5 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 दैट इज NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब क्रैब साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट होता इनटू फ्यूमेरिक एसिड, तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उसे कन्वर्ट करता है और ये हमें क्रैब साइकिल में भी देखने को मिलता है और वहाँ पर भी ये रोल प्ले करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इज साइटोक्रोम BC1 और इसे साइटोक्रोम रिडक्टेज कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स 4 दैट इज साइटोक्रोम AA3, इसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। इन कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, जो इसे ATP सिंथेटेज कहा जाता है, जिसमें फाइनली ATP की सिंथेसिस होती है। तो इस तरह से ये ETS साइकिल में 5 कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये साइकिल किस तरह से चलती है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड होती है, तो इस तरह से लिपिड की ये बाइलेयर यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अगर हम इनसाइड देखें तो इनसाइड जो है मैट्रिक्स होता है, इनसाइड इसके मैट्रिक्स होता है। एंड आउटसाइड जो देखें अगर हम, तो आउटसाइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है वो हमें देखने को मिलती है साइटोसोल, जिसे हम C साइड कहेंगे या P साइड कहेंगे। P साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रिया के इस तरफ हमें देखने को मिलता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 हमें देखने को मिलता है सबसे ऊपर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स पोटेंशियल जो है ये हाईली रिड्यूस्ड होता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है। देन इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स 2 देखने को मिलता है एंड कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फाइनली जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे। फर्स्ट हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ये इस तरह से सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल जो है इसका जो
रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो सबसे हाई होता है, हाईली ये रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर 2 NADH2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैट्रिक्स के, उनको ये रिड्यूस करता है या ऑक्सीडाइज करता है इनटू NAD पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन में। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द M साइड, मैट्रिक्स की साइड ये हमें देखने को मिलता है। और ये भी कन्वर्ट करता है FADH2 को इनटू FAD प्लस 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 करता है। और अगर हमसे पूछा जाए ये साइटोक्रोम सी कहाँ प्रेजेंट होता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम इनकी लोकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये साइटोक्रोम सी जो होता है टुवर्ड्स द सी साइड या पी साइड की तरफ ये हमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स 2 हमने देखा था कि टुवर्ड्स एम साइड प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 होता है ये फाइनली ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो मिलकर फाइनली वाटर की फॉर्मेशन इसमें हमें देखने को मिलती है। और कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में हमें एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है या कैरियर देखने को मिलता है दैट इज यूबिक्विनोन, UQ जिसका सिंबल होता है। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन है उनको ये रिसीव करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं उनको और कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करने का काम करता है दैट इज यूबिक्विनोन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज इट कैन मूव, और ये मूव करता है बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 के बीच में, और कॉम्प्लेक्स 2 एंड 3 के बीच में भी ये यूबिक्विनोन जो है वो मूव करता है। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है यूबिक्विनोन जो कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है एंड कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन को लेता है और फर्दर इसको पास करता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1 और कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम AA3। ये यूबिक्विनोन जो है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में जो है वो मूव करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में जो मूवमेंट करता है दैट इज साइटोक्रोम सी। और साइटोक्रोम सी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की पी साइड में ये प्रेजेंट होता है, ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है ये इस हाफ ऑक्सीजन को प्लस H पॉजिटिव आयन जब इसके साथ मिलते हैं एंड प्लस इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ मिलते हैं तो ये वाटर की फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो जो सीक्वेंस रहता है इन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस का दैट इज साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। तो ये जो साइटोक्रोम C है ये साइटोक्रोम C किसके बीच में है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में ये साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम साइटोक्रोम C के बारे में अगर बात करें तो ये एक मोबाइल कैरियर होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 में। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड द C साइड या P साइड ये प्रेजेंट होता है। ओनली साइटोक्रोम विच डू नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स, यही एक ऐसा साइटोक्रोम है जो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता है। साइटोक्रोम की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम A। ये जो साइटोक्रोम है ये आयरन सल्फर प्रोटीन के बने होते हैं और ओनली द साइटोक्रोम A3 होता है वो आयरन एंड 2 कॉपर बना होता है। इसके सेंटर में 2 कॉपर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आयरन एंड 2 कॉपर का ये बना होता है। नेक्स्ट अगर हम इस साइकिल की बात करें तो इस तरह से ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और ये F0 F1 पार्टिकल या ATP सिंथेटेज। जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है ये NADH2 को NAD पॉजिटिव और H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो आगे ये पास कर देता है और H पॉजिटिव आयन को ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में रिलीज करता है। देन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH2 जो है कन्वर्ट होता है FAD प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आगे इलेक्ट्रॉन दे देता है और H पॉजिटिव आयन जो है इस तरह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रिलीज करता है।
देन लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से पास होते हैं। तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो जाती है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये प्रोटॉन मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और एटीपी का जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो F0 F1 पार्टिकल है, ये जनरेट करते हैं एडीपी से एटीपी की, और इस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फिर देखने को मिलती है। ये हो गया, ये बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया की। इसी तरह से अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी सिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल होते हैं, और जो ल्यूमन होता है थैलाकॉइड का, उसमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है। ल्यूमन से स्टोमा की तरफ जो है वो H पॉजिटिव आयन मूव करते हैं, और यहाँ पर फिर F0 F1 पार्टिकल एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। तो ये आउटसाइड हमें देखने को फिर मिलता है। तो ये जस्ट इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है कि किस तरफ ये एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस वैसे किया है। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है, और ये हमें देखने को मिलता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, तो इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी की जो सिंथेसिस होती है प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हमें देखने को मिलती है। तो अब हम इन्हें डिफरेंसेस में इनमें डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चलती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों करते हैं, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल ही करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एनर्जी, एंड इन केस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यू टू लाइट एनर्जी होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Na पॉजिटिव होते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, एंड इन केस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं थैलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है। तो ये थे जनरली डिफरेंस जो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम ETS साइकिल की बात करें तो इस तरह से हमें ये साइकिल देखने को मिलती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो किस तरह से ये FADH2 और NADH2 से ATP की सिंथेसिस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इस तरह से कॉम्प्लेक्स 1 हमने देखा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स 1 प्रेजेंट होता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है NADH2 को कन्वर्ट करता है। जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट NADH2 है वो कन्वर्ट होता है या ऑक्सीडाइज होता है इनटू NAD पॉजिटिव एंड 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन में। इन इलेक्ट्रॉन और इन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है FMN। ये FMN जब 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ FMNH2 बनाता है। ये FMNH2 जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में, और इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2H पॉजिटिव आयन को इनसाइड द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में रिलीज कर देता है। इस तरह से जब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है उसमें प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये F0 F1 पार्टिकल में हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ पर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की ज़्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर NADH पॉजिटिव ही है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो H पॉजिटिव आयन जो है मूव करते हैं, और यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल जो है ADP प्लस PI की से ATP की फॉर्मेशन यहाँ करते हैं, और यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन जो है वो मैट्रिक्स में रिलीज हो जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है FADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये कन्वर्ट होता है इनटू FAD पॉजिटिव एंड 2H पॉजिटिव आयन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस 2H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को फर्दर जो एक्सेप्ट करते हैं दैट इज यूबिक्यूनिन। ये यूबिक्यूनिन जो है
वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है FMnH2 से भी एक्सेप्ट करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये FADH2 से जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आते हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ UQH2 की फॉर्मेशन करता है। देन इलेक्ट्रॉन को फर्दर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयन है उनको पंप कर देता है इनटू द पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। देन ये 2H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाती है, मैट्रिक्स में कम हो जाती है। फिर ये दोबारा से F0F1 पार्टिकल जो है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इसको मूव करवाते हैं, और यहाँ पर भी ATP की सिंथेसिस होती है। तो इस तरह से 2 ATP तो NADH2 से बन गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम BC1, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसे पास कर देता है नेक्स्ट सिस्टम के पास। क्योंकि हमने देखा है यूबिक्विटिन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के बीच में भी ट्रेवल करता है एंड कॉम्प्लेक्स 2 एंड 3 में भी ट्रेवल करता है। तो ये यूबिक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और 2H पॉजिटिव आयन जो है वो मैट्रिक्स से एक्सेप्ट करता है, जो फर्दर इसको इंटू UQH2 में फॉर्म करता है, और ये UQH2 जो है इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C के पास, और H पॉजिटिव आयन को ये पंप कर देता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से ये 2H पॉजिटिव आयन जो हैं वो फर्दर जो है ADP से ATP की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से 3 ATP की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। NADH2 से इस तरह से 3 ATP की फॉर्मेशन होती है, और साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम AA3, और वहाँ पर हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव आयन जो है इसको वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है, और एक NADH2 से 3 ATP की फॉर्मेशन होती है। और अगर हम FADH2 की बात करें तो FADH2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 के बीच में भी एक ATP की फॉर्मेशन होती है जिसको कि FADH2 जो है वो स्किप कर देता है। तो FADH2 जो है वो एक ATP जो है यहाँ बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के बाद, और दूसरा ATP जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाद बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATP की फॉर्मेशन देखने को मिलती है इन केस ऑफ FADH2। तो FADH2 जो है वो 2 ATP की फॉर्मेशन करता है एंड NADH2 से 3 ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ये जस्ट बेसिक है कि इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनहिबिटर ऑफ ETS साइकिल। इनहिबिटर जो ETS साइकिल हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 जो है ETS साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 1 को जो इनहिबिट करता है दैट इज रेटिनोन जो एक पॉइजनस होता है, एंड अमाइटल ये एक हर्बिसाइड है। इसे तो अगर ये प्रेजेंट होगा तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो वर्क नहीं करता है, इसको इनहिबिट करने का ये काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 को इनहिबिट करता है मेलोनेट जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। कॉम्प्लेक्स 2 होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है जो इस प्रोसेस को नहीं होने देता है। एंड कॉम्प्लेक्स 3 के लिए जो इनहिबिटर होता है दैट इज एंटीमाइसिन ए। कॉम्प्लेक्स 4 के लिए साइनाइड, अजाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनहिबिटर होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स 5 जो ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए इनहिबिटर होता है ओलिगोमाइसिन। इनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को रोकने का काम करता है दैट इज DCMU। ये प्रिवेंट करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये एक हर्बिसाइड होता है, डाइक्लोरोफिनोल मिथाइल यूरिया इसे कहा जाता है, और इसी तरह से DCPIP जो होता है वो हिल रिएजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकपलिंग एजेंट या आइनोफोर्स क्या होते हैं। ये रिलेटेड होते हैं ETS साइकिल के। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ATP सिंथेसिस को, ये मतलब कि ATP की बनने को रोकने का काम करते हैं, इसकी वजह से जनरेट कर देते हैं लॉट ऑफ हीट, ये जनरेट करते हैं, कंटिन्यू ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कंटिन्यू ऑक्सीजन का कंजप्शन ये करते हैं। अगर अनकपलिंग एजेंट की एग्जाम्पल की बात करें 2,4-DNP, 2,4-डाई-नाइट्रोफिनोल, डाइकोमिरोल, थर्मोजेनिन जो इन्फेंट्स में ये प्रेजेंट होता है। इन्फेंट्स में ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंटेन करते हैं थर्मोजोन। सबसे पहले हम बात करते हैं 2,4-DNP की। ये एक लिपिड सॉल्युबल होता है,
ये एक लिपिड सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है और एक्ट एज ए प्रोटोन चैनल। जिस तरह से प्रोटोन चैनल को ये पास करता है तो इन्हें हम प्रोटोन चैनल भी कहते हैं या प्रोटोनोफोर भी कहते हैं। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड ये बीच में है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पास आगे होते हैं और प्रोटॉन जो हैं वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में एंटर करते हैं। जैसे ही प्रोटॉन का जो मोटिव फोर्स है वो जनरेट होती है तो ये इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो पंप होते हैं और एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। बट इन केस अगर ये प्रोटॉन पंप जो हैं वो 2,4-D जो है अगर प्रेजेंट है सेल में, 2,4-D सेल में अगर प्रेजेंट है तो ये एज ए प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में N पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है उन्हें ये इस प्रोटॉन से पंप कर देता है इनसाइड। तो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो पंप तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। इस वजह से यहाँ हीट जनरेट हो जाती है। तो प्रोटॉन पंप जो हैं वो एटीपी की फॉर्मेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन हीट जनरेशन का यहाँ प्रोड्यूस ये कर देते हैं। इससे एनर्जी एटीपी की फॉर्मेशन को ये रोक देता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एनर्जी जो एटीपी की फॉर्मेशन होती थी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन प्रोटॉन पंप करते हैं, देन उसके बाद एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को लो नहीं करता है, हाई नहीं करता है, ये पहले ही यहाँ से प्रोटॉन्स को पंप कर देता है थ्रू दिस प्रोटॉन पंप, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो हायर टू लोअर हो ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन इनसाइड चले जाते हैं और हीट जो है प्रोड्यूस होती है। यहाँ एटीपी की सिंथेसिस को ये रोकने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइनोफोर। इसका एग्जांपल है विलिनोमाइसिन। एक्ट करता है एज ए पोटाशियम चैनल की तरह ये काम करता है और ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और यहाँ से ये के पॉजिटिव आयन को इनसाइड द मैट्रिक्स जो है वो भेजता है। तो अगर के पॉजिटिव आयन अंदर होंगे तो वहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन तो हाई रहेगी। अगर कंसंट्रेशन लो होती है तब प्रोटॉन पंप करते थे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट ड्यू टू इस चैनल ये पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन की वजह से अंदर जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है उसको लो नहीं करता है और यहाँ पे भी एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती है, इनहिबिट करता है ये एटीपी की सिंथेसिस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे। ये जो साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे होता है इसे हम अल्टरनेट ऑक्सीडाइज पाथवे भी कहते हैं। तो ये जो साइनाइड होता है वो इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को, जिसे हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम A3 कहते हैं, जिसमें कि फाइनली ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। जो टर्मिनल रिएक्शन करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 करता है, लेकिन इसके काम को रोकने का काम करता है ये साइनाइड। फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये होता है। इसमें इंपॉर्टेंटली हम याद रखेंगे ये पाथवे अब एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जैसे कि स्पेनिश हो गया, पी हो गया, इनमें ये पाथवे प्रेजेंट होता है। दिस इज द बाईपास ऑफ कॉम्प्लेक्स 3rd एंड 4, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते ही नहीं, उनको बाईपास कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहुंचते ही नहीं है, उसको बाईपास कर दिया जाता है। तो किस तरह से ये प्रोसेस होती है उसको अगर हम देखें, कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH2 जब NAD पॉजिटिव में टूटता है तो इलेक्ट्रॉन को ये यूबिक्विनोन के पास करता है। देन FADH2 से FAD पॉजिटिव जब टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन को फर्दर यूबिक्विनोन के पास देता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है दैट इज अल्टरनेट ऑक्सीडेज, जिसे AOX कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये ही फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वहाँ पर ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस H पॉजिटिव आयन से वाटर की फॉर्मेशन डायरेक्टली ये कर देता है। तो ये पहुँचने ही नहीं देता है कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th को, उसको ये बाईपास कर देता है। तो जो कॉम्प्लेक्स 4th होता है वो हमारा साइनाइड जो है उसके लिए इनहिबिशन का काम करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे। डीमेरिट की बात करें तो इसमें लेस एटीपी की प्रोडक्शन होती है और ज़्यादा इसमें हीट की जनरेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे।
ये जो ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे होता है इसे ग्लाइऑक्सिजोम में ये होता है, और ग्लाइऑक्सिजोम जो है मॉडिफाइड परऑक्सिजोम ही होते हैं। एनिमल सेल्स में ये अब्सेंट होता है, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, जितने भी प्लांट सेल हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। अकर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इन द एंडोस्पर्म्स, तो ये देखने को मिलता है सीड जर्मिनेशन के टाइम, और एंडोस्पर्म में ये प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है। ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे जो होता है वो कन्वर्ट करता है फैट को इनटू ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फैट अगर ग्लूकोज में चेंज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसमें फैट जो है सबसे पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसे कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसे कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर फिर फाइनली कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। अगर सक्सिनिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड में, एंड मैलिक एसिड जो है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में पीईपी में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि फिर फर्दर जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये रिवर्स होता है ग्लूकोज, फाइनली इसमें रिवर्स प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन ग्लूकोज की फॉर्मेशन, इसलिए इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अगर हम बात करें फैट की या कार्बोहाइड्रेट की, जो ग्लूकोज की भी जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड की डीएमिनेशन से पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड से भी फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और फैट में अगर बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें भी एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, जब इनका रेस्पिरेशन होता है या इनका ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए ही बनता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फर्दर वैसे क्रैब साइकिल की प्रोसेस को करता है, जिससे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हमने ग्लाइऑक्सिलेट जो पाथवे होता है ये हमें देखने को मिलता है क्रैब साइकिल के ही जो प्रोडक्ट होते हैं उससे ही ये देखने को मिलता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, और सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड बनता है, और अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनता है, और सक्सिनिक एसिड से जैसे फुमेरिक एसिड बनता है, फुमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ये तो हमें देखने को मिलती है क्रैब साइकिल, इस तरह से क्रैब साइकिल चलती है। बट क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें सभी प्रोडक्ट जो हैं वो साइकिल में चलते हैं, तो ये इन प्रोडक्ट्स को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करनी है तो ये सक्सिनेट जो है वो सक्सिनिक एसिड हमें इससे बाहर चाहिए होता है, ताकि ये ऑक्सैलिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बन सके और सक्सिनिक एसिड से फिर फर्दर जो है वो प्रोसेस ग्लूकोज की बन सके। इसलिए हमें इस सक्सिनिक एसिड की ज़रूरत होती है। फैट की जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड जो है ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। अब ये सिट्रिक एसिड जो है फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। अगर ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो क्रैब साइकिल में एंटर करता है तो वहाँ वो अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट एंजाइम, ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड एंड ग्लाइऑक्सिलेट में। देन ये सक्सिनिक एसिड जो है वो फिर फर्दर इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है। क्योंकि ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो फर्दर 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर मैलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, और मैलिक एसिड फर्दर जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा बाय द एंजाइम मैलिक एंजाइम। तो इस तरह से ये 2 एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्लाइऑक्सिजोम में, और ग्लाइऑक्सिजोम में हमें ये साइकिल देखने को मिलती है जो आइसोसिट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देती है सक्सिनिक एसिड में और ग्लाइऑक्सिलेट में। और ये सक्सिनिक एसिड जो है वो हमें अगर बीटा ऑक्सीडेशन जो हमने की है फैट्स की, एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद ये सक्सिनिक एसिड बनता है, सक्सिनिक एसिड के बाद मैलिक एसिड बनता है, एंड मैलिक एसिड के बाद पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के बाद पेप, एंड पेप के बाद फिर फाइनली ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह से ये ग्लाइऑक्सिजोम साइकिल हमें
हमें देखने को मिलती है, जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट या ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ग्लाइऑक्सिजोम में ये दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आइसोसिट्रेज लाइज जिसे कहा जाता है, एंड सेकेंड इज द मैलिक एंजाइम। ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट एंड सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये साइकिल होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं HMP पाथवे, जिसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शट पाथवे भी कहा जाता है, या PPP पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फॉस्फोग्लाइकोनेट पाथवे भी कहा जाता है। इन केस ऑफ एनिमल ये साइटोसोल में होती है प्रोसेस, और इन केस ऑफ प्लांट ये प्लास्टिड में देखने को मिलती है। कॉमन एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस और HMP का है, दैट इज हेक्सोस काइनेज, जो है वो दोनों में देखने को मिलता है। इसे डिस्कवर किया था डेकन्स एंड बार्बर ने, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार्बर्स डेकन्स पाथवे भी इसे कहा जाता है। इसमें हमें देखने को मिलती है फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो HMP पाथवे में NADPH की फॉर्मेशन होती है, इसमें NADH2 की फॉर्मेशन नहीं होती है। सिंपली अगर हम बात करते हैं HMP पाथवे की, तो सबसे पहले हमने देखा कि 100% जो ग्लूकोज होता है, उस 100% ग्लूकोज का 90% जो ग्लूकोज है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में एंटर करता है। तो 90% ग्लूकोज जो है वो एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन जो 10% ग्लूकोज होता है वो एंटर करता है HMP पाथवे में। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इस HMP पाथवे की? तो इसकी सिग्निफिकेंस है, इसमें 2 NADPH की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि 1 जो NADPH है वो न्यूट्रलाइज करता है, जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना भी ज़रूरी होता है, तो उनको न्यूट्रलाइज करता है एक NADPH। और यहाँ पर जो एक और NADPH बनता है वो फॉर्मेशन या बायोसिंथेसिस प्रोसेस में रोल प्ले करता है। तो बायोसिंथेसिस प्रोसेसेस जो होती हैं, फैटी एसिड की फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, फर्दर जो प्रोसेसेस होती हैं बायोसिंथेसिस प्रोसेसेस, उनमें भी रिक्वायरमेंट होती है इस NADPH की, तो उसका यूज़ ये यहाँ पर किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस। एक तो हमने बात किया कि इसमें 2 NADPH की फॉर्मेशन होती है, सेकंड इसमें राइबोज 5 फॉस्फेट भी बनता है, और ये राइबोज 5 फॉस्फेट जो है 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि यूज़ होता है RNA ट्रांसक्रिप्शन में। तो अगर ये कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है तो RNA ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होगी, और दूसरा ये अमीनो एसिड सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। तो ये हमने आउटलाइन अभी डिस्कस की। जो NADH2 होता है ETS साइकिल में जाता है, उससे तो हमें 3 ATP मिलते हैं। इस NADPH का क्या रोल है? NADPH जो होता है वो बायोसिंथेसिस जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमने जस्ट एक आउटलाइन देखी कि HMP पाथवे क्या होता है, किस तरह से ये पाथवे चलता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसी पाथवे को, HMP पाथवे को, जो 10% ग्लूकोज होता है उसका ये यूज़ करता है, और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। देन 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट जो है वो कन्वर्ट होता है रुबलोज 5 फॉस्फेट में, और रुबलोज जो 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है राइबोज 5 फॉस्फेट में। इस तरह से ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है NADP पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू NADPH में। तो इस तरह से एक NADPH की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। और सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें इस एंजाइम की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कॉन्गो अफ्रीकन्स जो होते हैं उनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डी की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट ग्लूकोनेट है ये कन्वर्ट होता है रुबलोज 5 फॉस्फेट में, एंड रुबलोज जब 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर भी NADP पॉजिटिव से NADPH की फॉर्मेशन होती है, और ये NADPH जो है वो यूज़ होता है बायोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन या फैटी एसिड सिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। देन रुबलोज 5 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है राइबोज 5 फॉस्फेट में,
जो कि अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फर्स्ट NADPH की फॉर्मेशन हुई है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बना है, तो यहाँ पर ये NADPH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है इनटू ग्लूकोथियोनिन ऑक्सीडाइज में, और ये फिर रिड्यूस होता है इनटू ग्लूकाथियोनाइन रिड्यूस। जब ये इसकी रिड्यूस फॉर्म होती है तो जो फ्री रेडिकल होते हैं H2O2 पर ऑक्साइड जो होते हैं, फ्री रेडिकल जो फॉर्म होती है, इसको ये कन्वर्ट करने का रोल प्ले करता है इनटू H2O एंड वाटर एंड ऑक्सीजन में इसको ये ब्रेक करता है। तो इस तरह से ये NADPH जो है वो बायोसिंथेसिस प्रोसेसेस में एंड फ्री रेडिकल की प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ये HMP पाथवे भी देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है। RQ जिसे कहा जाता है, इसे मेज़र किया जाता है गैंगनोज रेस्पिरोमीटर से, और RQ की जो डेफिनेशन है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज। फॉर एग्जांपल RQ कार्बोहाइड्रेट का होता है ऑलवेज 1, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोसेस जब ब्रेक होते हैं तो इस तरह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो RQ वैल्यू 6 कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 6 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1, तो यूनिटी आती है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये डायरेक्ट हमें लर्न होनी चाहिए रेस्पिरेटरी रेशियो जो है इनकी। तो रेस्पिरेटरी RQ ऑफ फैट का जो RQ वैल्यू होती है दैट इज 0.7 लेस देन 1 होती है। प्रोटीन की बात करें तो 0.9 लेस देन 1 होता है। मिक्स्ड जो डाइट होती है उसकी 0.89 लेस देन 1 होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ऑक्जेलिक एसिड है तो इसकी 4 होती है, मोर देन 1 होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेस्पिरेटरी क्वोशंट वैल्यू। तो ऑक्जेलिक एसिड का 4 होता है और मैलिक एसिड का 1.3। ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ऑक्जेलिक एसिड होता है और इसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 ऑक्सीजन होते हैं, जिससे इसकी रेशो जो है वो 4 आती है। मैलिक एसिड का अगर हम देखें तो इसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 ऑक्सीजन है, तो जिससे कि इसकी रेशो 1.33 होती है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी होती है, और सकुलेंट जो प्लांट होते हैं जैसे अपंशिया हो गया या कैम प्लांट हो गया, उनकी जो वैल्यू होती है दैट इज 0। तो RQ वैल्यू जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।